अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के सनसनीखेज तफ्तीशी कोर्ट कहानी का पहला हिस्सा सुनते हैं। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया। मैंने आज वकालतनामे के साथ ही अपने मौकिल की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी थी। जज अपनी मखसूस कुर्सी पर आकर बैठ चुका तो मैंने इस केस के मुल्ज़िम और अपने मौकिल की ज़मानत के हक़ में दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा, जनाब अली, मेरा मौकिल इस माशरे का एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द है। कत्ल और डकैती जैसे मामला से इसका दूर का भी वास्ता नहीं। मैं आगे चलकर ये साबित कर दूंगा कि मेरे मौकिल को एक सोची समझी साजिश के तहत ज़ेर समाअत केस में फंसाया गया है। लिहाजा मैं लंदन कोर्ट से इस्तदा करूंगा कि मेरे मौकिल की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया जाए। योर ऑनर, हर वकील सफाई की नज़र में उसका मौकिल बेगुनाह ही होता है और वो अपने मौकिल की बेगुनाही को साबित करने के लिए पूरा जोर लगाता है। वकील इस्तगासा ने जज की तरफ देखते हुए तंज़ीह अंदाज में कहा, अभी मेरे फाजिल दोस्त ने कहा है कि आगे चलकर वो मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताएंगे कि कत्ल और डकैती जैसे संगीन जुराइम का मुर्तकिब शख्स खुदा न खास्ता किसी साजिश का शिकार हुआ है। तो ठीक है। वकील इस्तगासा ने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके बेपरवाही से कंधे उचकाए और मोतदिल लहजे में इजाफा करते हुए बोला, आगे बढ़ते हैं। जनाब अली, मेरा मौकिल यावर हयात इस वक्त एक मुल्ज़िम की हैसियत से एक्यूज बॉक्स में खड़ा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, पुलिस के पेश करदा चालान के मुताबिक उस पर कत्ल और डकैती का इल्ज़ाम है। चुनांचे संगीन जुराइम का मुर्तकिब शख्स जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं। जब तक इस्तगासा मेरे मौकिल पर आयद करदा इल्ज़ामात को अदालत में साबित नहीं कर देता, वो सिर्फ एक मुल्ज़िम है। इसे मुजरिम गिरदानना सरासर ज़्यादती होगी। मेरे बात में वज़न था, लिहाजा जज ने वकील इस्तगासा को हिदायत की कि वो अपने बयान में से मुतज़क्करा बाला अल्फाज को खारिज कर दे। वकील सरकार ने इस बात पे गर्दन हिलाते हुए कहा, योर ऑनर, मुल्ज़िम यावर हयात पर जो भी दफ़ात लगाई गई हैं इन्हें वक्त आने पर साबित किया जाएगा। इस्तगासा के पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं जो मुल्ज़िम को बआसानी मुजरिम साबित कर देंगे। लिहाजा इसकी दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर करना इंसाफ के उसूलों के मनाफी होगा। मेरे मौकिल की तबीयत ठीक नहीं, मैंने मजबूत लहजे में कहा। वो काफ़ी अरसे से शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अहले महल्ला इस अमर के गवाह हैं कि उसका जहनी तवाज़ुन भी अपने मकाम पर नहीं। इस्तगासा ने मेरे मौकिल पर जिस नौइयत के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं वो इसकी ज़ात पर फिट नहीं बैठते। जिस शख्स को अक्सर अपना होश व हवास न रहता हो वो कत्ल और डकैती ऐसे संगीन जुराइम की मरबूत प्लानिंग कैसे कर सकता है। जब ये केस आगे बढ़ेगा तो मुल्ज़िम की बीमारी का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। वकील इस्तगासा ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, जो शख्स कराची जैसे शहर की मसरूफ़ सड़कों पर बड़े एतमाद और महारत के साथ मोटरसाइकिल चलाता हो, उसकी ज़हनी सेहत पर भला क्यों कर शक किया जा सकता है। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत या दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वकील इस्तगासा का इशारा किस जानिब था। ये सच है कि यावर हयात को बाइक चलाने का शौक़ था और वह अक्सर किसी की बाइक लेकर थोड़ी देर के लिए अपने इलाके की गलियों में राउंड भी लगा लिया करता था। लेकिन वकील सरकार चूँकि वकील मुखालिफ था, लिहाजा उसने राई का पहाड़ बनाते हुए महल्ले की गलियों को शहर की रश ज़दा मसरूफ़ सड़कें बना डाला था। योर ऑनर, मैंने अपने मौकिल की ज़हनी कैफियत का जिक्र करते हुए कहीं भी ये दावा नहीं किया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन 24 घंटे बिगड़ा रहता है। मैंने वकील इस्तगासा के तंज़िया वार के जवाब में कहा, मेरे कहने का मकसद ये था कि जब इसकी शुगर शूट कर जाती है तो ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। इन हालात में वो अपने होश हवास में नहीं रहता, खुद पर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही कैफियत के दौरान में वो ज़ीने उतरते हुए और गली में चलते हुए कई बार गिरकर चोटें भी लगवा चुका है और 2-3 मरतबा तो बेहोश भी हो गया था। बाकी जहाँ तक इसकी मोटरसाइकिलिंग का मामला है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, ये बात दुरुस्त है कि मेरा मौकिल बाइक चलाने का शौकीन है। जब इसका वक्त अच्छा था तो उसके पास एक आलीशान हैवी ड्यूटी बाइक हुआ करती थी। फिर हालात ने पलटा खाया और बकौले के से वो रोड पर आ गया। अब तो यही है कि जब हुड़क उठती है
तो वो किसी दोस्त यार या किसी अहले महल्ला की बाइक लेकर अपना शौक पूरा कर लेता है, मगर मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम की गाड़ियों से खचाखच भरी हुई मसरूफ सड़कों पर नहीं, बल्कि अपने इलाके की साफ सुथरी कुशादा गलियों में। आखिरी अल्फाज मैंने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए अदा किए थे। मेरे अंदाज में अच्छा खासा जहर भरा हुआ था। मेरे इन तंजिया अल्फाज ने वकील मौसूफ की समात पर किसी तेजाब का सा काम किया। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात नमूदार हुए और उसने भिनाए हुए लहजे में कहा, जनाब आली, मुलजिम जुज़वी बीमार है या कुल्ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल और अहम बात यह है कि इसके जुराइम के हवाले से इस्तगासा के पास बड़े ठोस सबूत मौजूद हैं। चुनांचे किसी कत्ल और डकैती के मुलजिम को ये सोचकर छोड़ा नहीं जा सकता कि वो आर्ज़ाए दिमाग में मुब्तला है या वो शुगर पेशेंट है। मुलजिम इस वक्त अदालत के सामने कटहरे में खड़ा है और माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक हट्टा कट्टा नजर आ रहा है। वकील इस्तगासा के इख्तितामी अल्फाज जहन में बुझे हुए थे। यावर हयात दिखने में वाक़ियतन एक तरोताज़ा हशाश बशाश और सेहतमंद शख्स दिखाई देता था, और उसका सबब यह था कि नौजवानी और जवानी में उसने बॉडी बिल्डिंग की थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबला हाय तनसाजी में भी हिस्सा लेता रहा था। जब उसका जमा जमाया कारोबार तबाह हुआ और वो कर्जों के बोझ तले दबता चला गया, तो उसकी जहनी और जिस्मानी सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। अब वो देखने वालों को बज़ाहिर वैसा ही नजर आता था जिसका जिक्र वकील इस्तगासा ने किया था, मगर ये हकीकत है कि अंदरूनी तौर पर वो शख्स तो रीख्त का शिकार था, और मैं यही बात अदालत के इल्म में लाने की कोशिश कर रहा था। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तगासा की आंखों में आंखें डालकर ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने मुलजिम को छोड़ने की बात हरगिज हरगिज नहीं की। मैं तो इसकी दरख्वास्त जमानत की मंजूरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने रुए सुखन जज की सिमत मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, योर ऑनर, अपने मुवक्किल की सेहत के पेश नज़र मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इसे जमानत पर रिहा करने के अहकाम सादिर किए जाएँ ताकि वो कुछ सोचने समझने के काबिल हो सके। मुलजिम ने पिछला पूरा हफ्ता रिमांड के नाम पर पुलिस कस्टडी में गुजारा है। इस दौरान में इसे तफ्तीश के जेल में बेपनाह जिस्मानी और ज़हनी अजियत से गुजरना पड़ा। अगर इसकी जमानत मंजूर नहीं की गई और इसे जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया तो इसकी बाकी मानदा सेहत का भी कबाड़ा हो जाएगा। किसी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बीमार शख्स को जुर्म, और वो भी कत्ल और डकैती जैसे संगीन जुराइम में हाथ डालने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर वो पकड़ा गया तो कानून उसके साथ सख्ती से ही पेश आएगा। वकील इस्तगासा ने मेरे मुवक्किल की जमानत को रुकवाने की गरज से कहा, जनाब आली, मुलजिम को जमानत पर रिहा करने से ज़ेर समाअत केस पर बुरा असर पड़ेगा, लिहाजा मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुलजिम को जेल भेजकर इस केस को आगे बढ़ाया जाए। मुलजिम ने आयद करदा इल्ज़ामात का इर्तिकाब किया है या नहीं, इसका फैसला अदालती कार्रवाई के दौरान में खुद ब खुद हो जाएगा। कत्ल के मुलजिम की जमानत का मामला नामुमकिन की हद तक मुश्किल होता है। अगरचे मैं पूरी तरह मुतमईन था कि यावर हयात ने मकतूल ज़फ़र अली को कत्ल किया है और न ही उसने मकतूल के घर में डकैती की है, लेकिन मेरा ये इत्मीनान मुलजिम की जमानत के लिए काफ़ी नहीं था। जबकि दूसरी जानिब इस्तगासा का ये दावा था कि उसके पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं जो मुलजिम को भरी अदालत में मुजरिम साबित कर देंगे। इन हालात और वाक़यात की रोशनी में अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत को रद्द कर दिया था और इसे जुडिशनल रिमांड पर जेल भेजने के अहकामात सादिर कर दिए। जज का ये इक़दाम मेरे लिए हैरत अंगेज़ या चौंका देने वाला नहीं था। मैंने अब तक इस केस को जितना स्टडी किया था, इसके मुताबिक मैं किसी ऐसे फैसले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। यह मेरे लिए गैर मुतवक्किर नहीं था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कत्ल और डकैती की इस वारदात के पस मंज़र से आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप मुलजिम और मकतूल यानी दोनों पार्टियों के चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं और अदालती कार्रवाई के दौरान में आपका जहन किसी उलझन का शिकार न हो। कुछ अरसे पहले तक मुलजिम यावर हयात का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। वो सऊदीया के लिए हज और उम्रे के वीज़े का काम करता था। मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियों के साथ भी उसके गहरे रवाबित थे। सऊदी अरब के लिए वीज़े जारी करने वाले ऑफिस में भी उसके अच्छे ताल्लुकात थे। अलावा इसी सऊदी अरब में मुकीम बाज़ ऐसे लोगों से भी उसकी याद अल्लाह थी जो अपनी गारंटी पर विजिट और एम्प्लॉयमेंट के वीज़े निकलवाकर पाकिस्तान और दीगर ममालिक के एजेंट हजरात को फ़रोख्त करते थे।
ये काम बड़े सलीके से किया जाता था। यावर हयात की उम्र 56 साल थी। उसकी बीवी कुबरा बेगम अपनी उम्र अजीज के 50 साल पूरे कर चुकी थी और गुड़ियाबाजी के नाम से मशहूर थी। गोल मटोल और खूबसूरत होने की वजह से बचपन में सब उसे गुड़िया कहा करते थे। वो वक्त गुजरने के साथ साथ बचपन से जवान हुई और अब बुढ़ापे की मंजिल पर कदम रख चुकी थी और अब गुड़ियाबाजी कहलाती थी। लेकिन गुड़ियाबाजी अब आरज़ाए कल्ब में मुब्तला थी और पिछले चंद साल से अद्वियात पर जी रही थीं। यावर हयात और कुबरा बेगम अलमारूफ बे गुड़ियाबाजी औलाद नरीना इसी नेमत से महरूम थे। इनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी आयशा शादीशुदा थी और अपने शौहर काशिफ के साथ मस्कत में मुकीम थी। इनका 3 साल का एक बेटा था जिसका नाम आसिफ था। आयशा का शौहर काशिफ मस्कत की एक ऑयल कंपनी में मुलाजिम था। आयशा से 7 साल छोटी बहन आमना थी। वो इस वक्त कमोबेश 20 साल की थी। आमना ग्रेजुएशन कर रही थी और घर पर ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती थी, जिससे वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के अलावा घर की माशियात को भी धक्का लगा रही थी। अलावा इसी आयशा भी हर माह एक छोटी सी रकम वालिदैन की मदद के लिए मस्कत से भेज दिया करती थी। आयशा का शौहर काशिफ अच्छी तबीयत और नेक फितरत का मालिक था। इसी के ईमा पर आयशा अपने मेके वालों की माली मदद कर रही थी ताकि इनके घर में फाकों की नौबत न आए, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से यावर हयात की आमदनी ज़ीरो के बराबर ही चल रही थी। वो अपने अच्छे वक्त को याद करके दिल जलाता रहता था और इसी जिगर सोजी ने पहले उसे ब्लड प्रेशर का मरीज बनाया और फिर शुगर जैसे मर्ज ने उसका दामन पकड़ लिया। यह हकीकत है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जब यावर की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था तो उस पर खून बरस रहा था। उसके पास ज़ाती घर था, एक कारोबारी इलाके में छोटा सा ऑफिस था और उसका काम बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में चल रहा था। बकौल शख्स से उस पर अल्लाह का बड़ा करम था, लेकिन फिर लालच ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हिर्स, हविस और तमा इसी तरह इंसान का धड़न तख्ता किया करते हैं। एक रोज़ वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक सऊदी पार्टी का फ़ोन आ गया। इस शख्स के साथ वो पहले भी बिजनेस कर चुका था। सऊदीया में मुकीम अजमल नामी वो शख्स वीज़े निकलवा कर यावर को भेजा करता था। अजमल के हेलो के जवाब में यावर ने कहा, अजमल साहब, वालेकुम सलाम। काफ़ी दिनों के बाद आपको मेरी याद आई है। आप खैरियत से तो हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अजमल ने करारी आवाज़ में कहा। देर आयत दुरुस्त आयत। अजमल साहब, आप अरब में बैठकर फारसी बोल रहे हैं? यावर ने कदरे उलझन ज़दा अंदाज में कहा। मैं आपकी बात का मतलब तो समझ गया हूँ, लेकिन इस फारसी मुहावरे की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रा इसकी वजाहत तो करें, मेहरबानी होगी। अरे यावर साहब, आप अपने जहन को ना उलझाएं, अजमल ने दोस्ताना अंदाज में कहा। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर देर से आया हूँ तो बिल्कुल दुरुस्त आया हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ एक ऐसा आइडिया लाया हूँ जो आपको मालामाल कर देगा। फ़ायदे की बात हर किसी को अच्छी लगती है। यावर ने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। कैसा आइडिया अजमल साहब? हमारे बीच काफ़ी अरसे से वीज़े के लेन देन का बिजनेस कामयाबी से चल रहा है, अजमल ने वजाहत करते हुए कहा, लेकिन आज तक मैंने आपको नॉर्मल वीज़ा ही निकलवा कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपको ख़ास वीज़े भी दूँ ताकि आपको दिन दुगनी और रात चौगनी आमदनी हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ज़्यादा आमदनी वाली बात तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ अजमल साहब, यावर हयात ने जल्दी से कहा, लेकिन ख़ास वीज़े वाले मामले पर थोड़ी रोशनी डालें। ख़ास वीज़े का मतलब है रॉयल वीज़ा। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले आप मेरी तसल्ली कर दें कि क्या आपकी पार्टियों, मेरा मतलब है कि आपके क्लाइंट्स में साहिब सरबत अफराद भी शामिल हैं? अजमल ने गहरी संजीदगी से पूछा। बिल्कुल हैं अजमल साहब, यावर ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। रॉयल वीज़ा पर शाहाना प्रोटोकॉल मिलता है, अजमल ने यावर को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया। हरम शरीफ से वॉकिंग डिस्टेंस पर आलीशान 5 स्टार होटल, मयार की रिहाइश, खाने पीने का लजीज और उम्दा इंतज़ाम, मक्के से मदीना और मदीने से मक्के के बीच सफ़र के लिए आरामदेह और पुरसकून ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त, दीगर मकामात मुक़द्दसा की रूह परवर ज़ियारत और उसके अलावा भी बहुत कुछ। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, यावर साहब, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है वो अपने आराम और आसाइश और नमूद व नुमाइश के लिए पैसा पानी की तरह बहाने में किसी कंजूसी से काम नहीं लेते। रॉयल वीज़ा में आपका प्रॉफिट 100% होगा, यानी आप अपने क्लाइंट से वीज़े की मद में जितने पैसे वसूल करेंगे
इसमें से आधे मैं आपसे लूँगा। यानी आपकी 1 रुपये में खरीदी हुई चीज़ 2 रुपये में फ़रोख्त होगी। यह आज से लगभग 34 साल पहले का वाक़या है। इस ज़माने में उलमाए कराम की मईयत में 12 लाख, 18 लाख और 25 लाख जैसे महंगे हज करने का रिवाज आम नहीं हुआ था। ताहम रॉयल वीज़ा इस वक्त भी हुआ करता था और आज भी है। अजमल साहब, आपका आइडिया मेरे दिल को लगा है, यावर ने खुशी से मामूल लहजे में कहा। अब ये फरमाएं, इसके लिए पेमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा? मोड ऑफ पेमेंट वही है जैसा कि अब तक हमारे दरमियान चल रहा है, अजमल ने कहा। यानी एडवांस पेमेंट? जी बिल्कुल, अजमल ने दो टोक अंदाज में कहा। आपको मालूम ही है कि मुझे वीज़ा ख़रीदने के लिए यहाँ पेशगी अदायगी करना पड़ती है। आम वीज़े की बनिस्बत रॉयल वीज़ा ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप इस बिज़नेस में दिलचस्पी रखते हों तो मैं आपको एक आसानी फराहम कर सकता हूँ। दिलचस्पी है, तभी तो आपसे कुरेद कुरेद कर पूछ रहा हूँ, यावर हयात ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। आप बताएं, मुझे क्या आसानी दे सकते हैं? शायद आपको मालूम न हो कि रॉयल वीज़े की कीमत हर माह या 2-3 माह के बाद बढ़ती रहती है, अजमल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। लिहाजा मेरा मशवरा तो यही है कि आप बल्कि थोक में माल उठाना चाहिए आपको। अब आप ये देख लें कि आपकी क्या गुंजाइश है, यानी आप इस बिज़नेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके पास माहाना क्लाइंट्स की तादाद क्या है। अगर आप हर माह 100 से ज़्यादा वीज़े निकाल सकते हैं तो मैं आपको आधी पेमेंट एडवांस में और आधी क्लाइंट के जहाज़ पर चढ़ने पर की सहूलत फराहम कर सकता हूँ। इनके दरमियान जिस वक्त ये टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही थी, उसके 1 माह बाद माह सयाम की आमद थी, यानी उम्रे का सीज़न पीक पर होता। यावर ने अपने जहन में बड़ी सूरत से लम्हाती जमा तफरीक की, फिर अजमल से पूछा। मैं 1 महीने में 100 से ज़्यादा वीज़े भी निकाल सकता हूँ। आप मुझे पहली डील में कितने वीज़े भेज सकते हैं? मेरे पास इस वक्त लगभग 500 वीज़ा की गुंजाइश है, लेकिन मैं पहली खेप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 वीज़े दे सकता हूँ, अजमल ने वाज़े अल्फाज में कहा, क्योंकि कुछ और एजेंट्स के साथ भी मैंने वादा कर रखा है। यावर ने टटोलने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया। आपने जिन एजेंट्स का जिक्र किया है, क्या इनका ताल्लुक कराची ही से है? नहीं, उसने अटल लहजे में जवाब दिया। मैं एक शहर में सिर्फ एक ही एजेंट से बिजनेस करता हूँ। ये मेरा कारोबारी उसूल है। कराची में आपके सिवा मैं किसी दूसरे एजेंट को रॉयल वीज़े नहीं दूंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, मेरी दूसरी पार्टियों का ताल्लुक कराची के अलावा दूसरे शहरों से है। यावर हयात ने एक गहरी सुकून भरी सांस खारिज की और गहरी संजीदगी से पूछा। अजमल साहब, एक रॉयल वीज़ा आप मुझे कितने में देंगे, ताकि मैं हिसाब लगा सकूं कि 50% एडवांस पेमेंट की मद में मुझे 200 रॉयल वीज़े के लिए आपको कितनी रकम भेजना होगी? अजमल ने समझाने वाले अंदाज में इसके सवाल का तफसीलन जवाब दिया। इस दौरान में यावर की उंगलियां मुसलसल कैलकुलेटर पर मसरूफ़ कार रहीं। जब अजमल की बात मुकम्मल हुई तो यावर ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, ठीक है अजमल साहब, मैं 200 रॉयल वीज़े की कीमत का 50% 2 रोज़ के बाद आपको भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अजमल वाक़ियतन यावर की तरफ से बेफिक्र हो गया। फिर रस्मी इख्तितामिया जुमलों के तबादले के बाद इनके बीच टेलीफोनिक राब्ता मुनक़ते हो गया। यावर ने 2 रोज़ की मोहलत इसलिए ली थी कि ताकि वो रकम की फराहमी का बंदोबस्त कर सके। 200 रॉयल वीज़ा की आधी कीमत भी लाखों में बनती थी। आप आसानी के लिए दौरे हाज़िर के 10 करोड़ समझ लें। हस्बे वादा यावर ने 2 दिन के बाद हुंडी के जरिए एक भारी रकम अजमल को भेज दी। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में हुंडी में मुलव्वस अफराद के लिए कड़ी सजाएं भी मुकर्रर कर दी गई हैं, लेकिन 1985 में दुनिया के एक मकाम से दूसरे मकाम तक रकम भेजने और वसूल करने का हुंडी का बिजनेस सरेआम चल रहा था और सबसे ज़्यादा कम खर्च, बालानशीन और काबिल भरोसा और महफूज समझा जाता था। सदियों पहले बुजुर्ग फरमा गए हैं कि लालच बुरी बला है। इस फरमान की हक्कानियत पर किसी भी दौर में शक नहीं किया जा सकता। माजी का कोई मामला हो या हाल व मुस्तकबिल का कोई किस्सा, लालच हर सूरत में बुरी बला है। ये बला जिस भी शख्स की सोच को चुमट जाए, फिर उसका कबाड़ा करके ही दम लेती है। यावर हयात का भी दवालिया निकल गया। उसने रातों रात अमीर बनने के लालच में इधर उधर से पैसे पकड़कर एक भारी रकम हुंडी के जरिए अजमल को भेजी थी। अजमल ने यावर को आखिरी राब्ता उस वक्त किया था जब उसने रकम की वसूली की तस्दीक की और यावर को यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो 200 रॉयल वीज़ा यावर को भिजवा देगा। इसके बाद अजमल का फ़ोन हमेशा के लिए बंद और वह खुद नदारद। आज तक इनके दरमियान टेलीफोन पर ही राब्ता होता रहा था
और अजमल ने यावर को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, लिहाजा उसकी ज़ात के हवाले से यावर ने कभी छानबीन की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इनके माबैन तमाम कारोबारी लेन देन भरोसे की बुनियाद पर चल रहा था, लेकिन अब यह भरोसा कच्चे मकान के मानिंद रायल पिज़ा के तुफैल छाजों बरसने वाले मुतवक्का खून के जोर से ज़मीन पोश हो चुका था। अजमल ने दीदा और दानिस्ता यावर को धोखा दिया था या अजमल के साथ कोई संगीन हादसा पेश आ गया था, इससे पेश आमदा सूरत हाल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। हकीकत ये थी कि यावर लाखों रुपए का मखरूज हो चुका था। उसने अपने ताल्लुक के जिन लोगों से पैसे पकड़कर एक भारी रकम अजमल को भिजवाई थी, इनमें से किसी एक को भी इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि यावर के साथ क्या मामला हुआ। इन्हें सिर्फ अपनी रकम की वापसी से मतलब था और वो एक हद तक ही इसका इंतजार कर सकते थे। जब ये हद गुजर गई तो वो यावर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए और इससे अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करने लगे। बाज ने उसके साथ बदतमीजी भी की और चंद एक ने तो खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी। अलगर्ज यावर को अपनी जान और इज्जत बचाने के लाले पड़ गए। किसी इज्जतदार शख्स के लिए इसकी सबसे कीमती शय इज्जत ही होती है। यावर को अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर घर और ऑफिस फरोख्त करना पड़ा। बहालत मजबूरी वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर 50 मुरब्बा गज के एक छोटे से किराए के फ्लैट में मुंतकिल हो गया। मज़कूरा फ्लैट का किराया 1200 रुपये माहवार था। लोगों से लिया हुआ तमाम कर्ज जीरो करने के बाद उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे कि वो एडवांस देकर ये छोटा सा फ्लैट किराए पर हासिल कर सके। यावर की इज्जत बच गई और उसकी फैमिली भी सड़क पर रुलने की बजाय एक छत के नीचे महफूज हो गई। मगर अब क्या होगा, ये अफरीद उसके सामने आन खड़ा हुआ था। इस सानहे ने यावर को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तोड़ कर रख दिया। कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया था और आमदनी का कोई भी जरिया बाकी नहीं रहा था। इस पर मुस्तज़ाद ये कि वो शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज भी हो गया। वो हर वक्त इसी सोच में गर्क रहता था कि ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ये जहरीली सोच किसी दीमक की तरह उसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बर्क रफ्तारी से चाटने लगी और अब हाल ये था कि फिलहकीकत वो किसी कामकाज के काबिल नहीं रहा था। इस पर तुर्रा ये मुकदमा वक्त की एक शफ़ाफ करवट ने उसे एक ऐसे संगीन केस में मुलविस कर दिया था जिससे इसका दूर का भी इलाका नहीं था, वगैरह वगैरह। इस वक्त यावर हयात जिस फ्लैट में रिहाइश पजीर था वो सोसाइटी के कमर्शियल एरिया में वाक़ था। ये 50 गज पर बनी हुई एक 4 मंजिला टावर नुमा इमारत थी, यानी ग्राउंड प्लस 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर मकानियत के लिहाज से एक दूसरे के मुशाबे थे। मतलब एक बाकायदा ड्राइंग रूम, एक बाकायदा बेडरूम, अटैच बाथ, एक छोटा सा सिटिंग रूम और एक मुख्तसर सा किचन, बस। मगर ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में सिटिंग रूम की मौजूदगी नदारद थी। वो सिंगल बेड पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा महदूद फ्लैट था। सिटिंग रूम वाली जगह पर बिल्डिंग के फ्रंट पर एक छोटी सी दुकान निकाल दी गई थी जिसमें बाबर शाह नामी एक शख्स ने स्टेट एजेंसी खोल रखी थी। ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट का किराया 800 रुपये था, जबकि बाकी तीनों में से दो सेकंड और थर्ड फ्लोर वाले फ्लैट्स का किराया 1200 रुपये फी फ्लैट था। इस ज़माने के 1200 आजकल के कमोबेश 20,000 रुपये समझ लें। फर्स्ट फ्लोर वाला फ्लैट मकतूल की ज़ाती मिल्कियत था जिसकी मार्केट वैल्यू आज से 34 साल पहले कमोबेश 2.5 लाख रुपए थी। ज़माने मौजूदा में आप उसे 40 लाख समझ लें। ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में दो बैचलर्स रिहाइश पजीर थे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। इमरान और गुलजार नामी इन दोनों अफराद का ताल्लुक लाड़काना से था। वो दोनों दिन भर घर से बाहर ही रहते थे और रात को वापस लौटते थे। उन्होंने ये फ्लैट स्टडी और शब्बसरी की गर्ज से किराए पर ले रखा था। मेरा मुवक्किल और इस केस के मुलजिम यावर हयात की रिहाइश बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर वाक़ फ्लैट में थी, जबकि बिल्डिंग के बाला यानी थर्ड फ्लोर वाले फ्लैट में नासिर पाशा नामी एक शख्स ने अपना ऑफिस खोल रखा था। पाशा साहब समंदरी हयात के हवाले से कोई तहकीकाती काम करते थे और महज 2 घंटे के लिए ऑफिस को खोला करते थे। उमूमन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक इनके ऑफिस का स्टाफ 2 अफराद कामिल और सबा नामी एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल था। इन लोगों का ज़्यादा काम फील्ड का होता था, लिहाजा वो लोग ऑफिस में लगभग 2 घंटे गुजारने के बाद फील्ड में निकल जाते थे। इस बिल्डिंग के हवाले से इतनी ज़्यादा तफसीली मालूमात फराहम करने का मकसद ये है कि आप जाए वक़ुआ और उसके गिरदो पेश से अच्छी तरह आगाह हो जाएं, क्योंकि इस इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ फ्लैट में कत्ल और डकैती की वारदात का बहरहाल वक़ू पजीर हुई थी
اور مقتول کا نام تھا ظفر علی۔ ظفر علی کی عمر انتقال کے وقت 45 سال تھی۔ وہ ایک شپنگ کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کرتا تھا۔ ظفر علی قد میں جتنا زیادہ لمبا تھا، جسمانی طور پر وہ اتنا ہی زیادہ پتلا تھا۔ اکثر بے تکلف دوست اسے کھمبا اور اللہ میاں کی سیڑھی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بہرکیف 15 جولائی کی رات یہی ظفر علی اس دار فانی سے اٹھ گیا تھا۔ اسے نائلون کی مضبوط رسی کی مدد سے گلے میں پھندا لگا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور مبینہ طور پر اس کے گھر میں ڈکیتی کی واردات بھی کی گئی تھی، جس کی تفصیل کچھ اس طرح تھی: نقدی 15,000 روپے، 30,000 روپے کے طلائی زیورات اور 10,000 روپے مالیت کے پرائز بانڈز، یہ کل ملا کر 55,000 کی ڈکیتی بنتی تھی۔ استغاثہ کے مطابق ظفر علی کا قتل اور اس کے گھر میں 55,000 مالیت کی ڈکیتی کسی ایک ہی شخص کا کارنامہ تھا، اور استغاثہ کے دعوے کے مطابق وہ قاتل اور ڈکیت میرا موکل اور اس کیس کا ملزم یاور حیات تھا۔ ظفر علی ایک شادی شدہ شخص تھا۔ اس کی بیوی روزینہ کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کی مالک ایک صحت مند عورت تھی۔ ان کی شادی کو کم و بیش 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اولاد ایسی نعمت سے محروم تھے۔ قتل اور ڈکیتی کی واردات کے وقت ظفر علی اپنے گھر میں اکیلا ہی تھا۔ روزینہ اپنی کسی دوست کی مہندی میں گئی ہوئی تھی اور رات کو وہیں رکنے کا پروگرام تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول ظفر علی کی موت 15 جولائی کی شب 10 اور 12 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بات بھی درج تھی کہ بوقت موت مقتول حالت نیند میں یا پھر حالت بے ہوشی میں تھا، اور اسی بے خبری کی کیفیت میں اس کی گردن کو نائلون کے باریک مگر مضبوط ڈوری کی مدد سے پھندا لگا کر فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ میں اس امر کا انکشاف بھی ہوا تھا کہ اس دنیا سے رخصت کے وقت اس کے معدے میں کسی خواب آور دوا کی مخصوص مقدار پائی گئی تھی۔ 16 جولائی کی صبح جب روزینہ اپنے دوست کے گھر سے واپس آئی اور اس نے اپنے فلیٹ میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز اور خون چکا منظر نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ وہ تو یہی توقع کر رہی تھی کہ جب وہ گھر پہنچے گی تو ظفر علی اپنے آفس جا چکا ہوگا، لیکن اپنے شوہر کو بیڈ پر مردہ حالت میں دیکھ کر اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ علاوہ ازیں کپڑوں والی الماری کے کھلے ہوئے پٹ یہ اعلان کر رہے تھے کہ زیورات، نقدی اور انعامی بانڈز بھی گئے۔ جب اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ الماری کے اندر موجود سیف کو چیک کیا تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ سیف خالی پڑا تھا، نقدی، بانڈز اور زیورات سب غائب تھے۔ قاتل نے ظفر علی کا کام تمام کرنے کے بعد ان کی جمع پونجی پر بھی ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس بلڈنگ کے مکینوں اور آس پاس کے پڑوس میں رہنے والوں کو خبر ہو گئی کہ وہاں کس نوعیت کا خونی واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس کے بعد ہی زرینہ نے تھانے فون کر کے اپنے شوہر کی بھیانک موت اور ڈکیتی کی واردات کی اطلاع پولیس کو دی تھی۔ عدالت کی باقاعدہ سماعت میں 2 ماہ لگ گئے۔ اس سلسلے میں بہت ساری دفتری خانہ پوری اور دیگر قانونی معاملات کو نمٹانا بہت ضروری تھا۔ پولیس کے چالان پیش کرنے سے لے کر باقاعدہ سماعت تک ضابطے کی کارروائیاں اتنی خشک اور بور ہوتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ ان کی تفصیلات بیان کرنے سے اجتناب برتا ہے، کیونکہ اس بیان سے صرف آپ کا ذہن الجھے گا۔ تو آئیے عدالتی کارروائی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا، جو یقیناً اس بیان سے قطعی مختلف تھا جو اس نے ریمانڈ کی مدت کے دوران میں پولیس کی کسٹڈی میں دیا تھا۔ پولیس کی تحویل میں دیے گئے ملزم کے کسی بھی بیان کی عدالت میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ دوران تفتیش میں ملزم پولیس کے تشدد سے بچنے کے لیے بعض ایسے جرائم بھی قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جن کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور اس حقیقت کو عدالت بھی اچھی طرح جانتی اور سمجھتی ہے۔ استغاثہ کی جانب سے کل 8 افراد کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال سناؤں گا جن کے بیان میں کوئی خاص بات ہوگی۔ قبل اس کے کہ استغاثہ کا پہلا گواہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوتا، میں نے جج سے درخواست کی، جناب عالی، میں اس مقدمے کی کارروائی کے آغاز پر تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ جج نے میری مرضی کو منظور کرتے ہوئے انکوائری آفیسر کو وٹنس باکس میں آنے کا اشارہ کر دیا۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثہ کا ایک گواہ ایسی ہوتی ہے
और हर पेशी पर इसे अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। मज़कूरा केस का आईओ इंक्वायरी ऑफिसर ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। वो गवाही देने कटहरे में आकर खड़ा हुआ तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आईओ साहब, आपने आधी से ज़्यादा जिंदगी पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी है। इस दौरान में भांत भांत के मुजरिमों से आपका वास्ता पड़ा होगा। आपके तैयार करदा चालान ने कई अफराद को जेल की राह दिखाई होगी। सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो ठहरे हुए लहजे में बोला, याकूब राना। राना साहब, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए पूछा, क्या आपका कभी ऐसे मुलजिम से भी वास्ता पड़ा है? बात के अख्तिताम पर मैंने एक्यूज बॉक्स में सर झुकाकर खड़े अपने मुवक्किल यावर हयात की जानिब उंगली से इशारा भी कर दिया। जी बिल्कुल वास्ता पड़ा है, बल्कि ताहाल वास्ता पड़ा हुआ है। वो बड़े एतमाद से बोला, जिसका जिंदा सबूत आपके सामने मुलजिमों वाले कटहरे में मौजूद है। यह अलग बात कि वो इत्तेफाक से आपका मुवक्किल भी है। आईओ के स्मार्ट जवाब को मैंने तहे दिल से इंजॉय किया। उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरी चोट पर अपना रिएक्शन दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुलजिम मेरा मुवक्किल है या आपका शिकार, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा। हकीकत यह है कि मुलजिम बेगुनाह है और एक सोची समझी गहरी साजिश के तहत इसे इस मामले में फंसाया गया है। ऐन मुमकिन है कि आप दुरुस्त फरमा रहे हों वकील साहब, वो मेरे चेहरे पर निगाह जमा कर बोला, लेकिन आपको ये सब अदालत में साबित करना पड़ेगा। आपका जबान से कह देना मुलजिम की बेगुनाही पर दलालत नहीं करता। आप एक ज़हीन और हाजिर जवाब पुलिस ऑफिसर हैं राना साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। आपके साथ मज़ा आएगा, है ना? वो कंधे उचकाते हुए बोला, देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओके, मैं मायनाखेज अंदाज में ज़ेर लब मुस्कुराया और पूछा, राना साहब, आपको इस वाक़ये की इत्तला कब और किसने दी थी? 16 जुलाई की सुबह लगभग 10 बजे मकतूल की बीवी रोजीना ने थाने फ़ोन करके हमें अपने शौहर के कत्ल और घर में होने वाली डकैती के बारे में इत्तला दी थी। तफ्तीशी अफसर ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मैं फ़ौरन 2 कांस्टेबल्स के हमला जाए वक़ुआ पर पहुंचा और मकतूल जफ़र अली को बेडरूम में मुर्दा पाया। इस कमरे में रखी हुई कपड़ों वाली अलमारी के दोनों पट खुले हुए थे और कुछ कपड़े नीचे फर्श पर गिरे नजर आ रहे थे। रोजीना ने मुझे बताया कि अलमारी के अंदर मौजूद सेफ खाली पड़ा है। नकदी, ज्वेलरी और ब्रास बॉन्ड सब गायब हैं। इसके बाद मैं मौके की ज़रूरी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया था। इतना तफसीली जवाब देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ राना साहब, मैंने ममनूनियत भरी नज़र से आईओ को देखा, फिर इस चौबी मेज़ की जानिब बढ़ गया जिस पर आला कत्ल रखा हुआ था। मैंने मज़कूरा मेज़ पर से एक सेलोफेन बैग उठा लिया। इस बैग के अंदर नायलॉन की बारीक डोरी रखी हुई थी। मज़कूरा मजबूत डोरी पर जा बजा खून के दाग भी नजर आ रहे थे। खून खुश्क होने के बाद स्याह रंगत इख्तियार कर चुका था। लेबॉर्ट्री के तज्ज़िये के मुताबिक मज़कूरा नायलॉन की डोरी पर पाया जाने वाला खून मकतूल जफ़र अली ही का था। मैंने डोरी वाले सेलोफेन बैग को तफ्तीशी अफसर की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, इस तगासा के मुताबिक कातिल ने इस डोरी की मदद से मकतूल की गर्दन को फंदा लगाकर इसे जिंदगी की कैद से आज़ाद किया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप जिस इस्तगासा का जिक्र कर रहे हैं वो मेरे तैयार करदा चालान ही का रहीन मिन्नत है। वो तंजिया अंदाज में बोला, यस, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस डोरी की मदद से मकतूल की गर्दन नायलोनी शिकंजे में कसकर इसे मौत के घाट उतारा गया है। आपने जाए वक़ुआ पर सरकारी फोटोग्राफर को तलब करके मकतूल की लाश की जो तस्वीरें बनवाई थीं वो मेरी नज़र से गुजरी हैं, मैंने तफ्तीशी अफसर की आंखों में आंखें डालकर कहा, और इन तस्वीर ने मेरे जहन को उलझा दिया है। आखिरी जुमला अदा करते हुए मैंने अपने चेहरे पर परेशानी के तासुरात सजाने की भरपूर और कामयाब कोशिश की थी। आईओ याकूब राना जल्दी से बोला, मुझे अपनी उलझन के बारे में बताएं, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आप जैसा मुतावन पुलिस वाला मैंने पहली बार देखा है राना साहब, मैंने तौसीफी लहजे में कहा। आप तो इस लाइन को सच्चा साबित कर रहे हैं कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। हकीकत तो यही है, वो बड़े एतमाद से बोला, इसे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हुक्म करें वकील साहब, मैं अभी आपकी उलझन दूर कर देता हूँ। मेरी उलझन का ताल्लुक इस नायलॉन की बारीक मजबूत डोरी और मकतूल की तस्वीर से जुड़ा हुआ है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता कि अगर इतनी बारीक डोरी का फंदा लगाकर किसी शख्स को मौत के घाट उतारा जाए तो मकतूल की गर्दन पर कोई निशान जब्त न हो। मेरी अकल के मुताबिक तो गर्दन को बाकायदा कट जाना चाहिए।
या फिर इस पर गहरा निशान नमूदार होना चाहिए, मगर आपके उतारे हुए फोटोज में ऐसा कोई निशान दिखाई नहीं देता। ये क्या मुअम्मा है? वकील साहब, इस मुअम्मे का हल इस सेलोफेन बैग में मौजूद है जो इधर मेज पर पड़ा है। वो बड़ी रसानी से बोला। हुजूर वाला, आप जरा इस बैग को भी तो चेक करें। मैंने जिस जो भी मेज पर से आला कत्ल यानी नायलॉन की डोरी वाला सेलोफेन बैग उठाया था, वहीं पर एक और सेलोफेन बैग भी रखा हुआ था जिसके अंदर एक खून आलूद चादर बंद थी। मेरी मालूमात के मुताबिक ये इस बेड की शीट थी जिस बेड पर मकतूल जफर अली की लाश पड़ी मिली थी। लेबोरेटरी के तजिए से ये साबित होता था कि मज़कूरा चादर पर लगा हुआ खून मकतूल ही का था। इंक्वायरी ऑफिसर के तवज्जो दिलाने पर मैंने आला कत्ल वाला सेलोफेन बैग मेज पर रखने के बाद बेडशीट वाला बैग उठा लिया और इसे तफ्तीशी अफसर को दिखाते हुए कहा, इस बैग के अंदर एक खून आलूद बेडशीट महफूज है। बिल्कुल, ये खून आलूद बेडशीट है, वो पुरएतमाद लहजे में बोला, और इस शीट पर जमा हुआ खून मकतूल जफर अली का है। आप कोई नई बात नहीं बता रहे राना साहब, मैंने बेजारी से कहा। ये मैं पहले से जानता हूँ। मैंने आपसे मुअम्मे के बारे में सवाल किया था और आप जवाब गोल कर गए। नाराज न हो वकील साहब, वो सहलाने वाले अंदाज में बोला, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। इसके जुमाइनी और मुहब्बत अंदाज ने मेरी बेजारी को हवा दी और मैंने झुल्लाट भरे अंदाज में कहा, ये तो वो शीट है जिसके ऊपर मकतूल की लाश पड़ी मिली थी, ऊपर नहीं नीचे वकील साहब। क्या मतलब है राना साहब? मैंने सिर पिटाए हुए लहजे में इस्तफसार किया। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सरकार, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस बेडशीट पर बिलाशुबा मकतूल के खून के निशानात सब थे, लेकिन ये चादर बेड के ऊपर बिछी हुई नहीं थी, बल्कि इस चादर को मकतूल ने ओढ़ रखा था। उसने मुतहम्मिल अंदाज में वजाहत करते हुए बताया। इसीलिए जब कातिल ने डोरी का फंदा लगाकर मकतूल को मौत के घाट उतारा तो इस चादर की वजह से नायलॉन की बारीक डोरी मकतूल की गर्दन के गोश्त में धंस नहीं सकी। ताहम डोरी के दबाव से मकतूल का दम घुट गया और वो राही मुल्क अदम हो गया। बहुत खूब राना साहब, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। आपने तो खुद ही इस अमर की तस्दीक कर दी है कि आप खुली दरोगोई कर रहे हैं। वो कैसे? उसने हैरत से पलकें झपकाईं। वो ऐसे कि मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, अगर मकतूल ने वाक़ियतन चादर ओढ़ रखी थी तो। वाक़ियतन का क्या मतलब वकील साहब? वो क़ित्ते कलामी करते हुए बोला, क्या आपको मेरे बयान पर कोई शक है? याकूब राना हद से ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इतना ज़्यादा तेज तफ्तीशी अफसर पहले नहीं देखा था। वो इन लम्हात में एक इंक्वायरी ऑफिसर कम और वकील इस्तग़ासा ज़्यादा लग रहा था। मकतूल जफर अली को 15 जुलाई की रात 10 और 12 बजे के बीच मौत के घाट उतारा गया था। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, यह एक अच्छी खासी गर्म और खौफज़दा रात थी। बकुआ की रात मकतूल का चादर ओढ़ कर सोना समझ में आने वाली बात नहीं है। वो न सिर्फ चादर ओढ़ कर सोया हुआ था बल्कि उसके ऊपर छत वाला पंखा भी ऑन था। उसने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। बाज़ लोगों की यह आदत होती है कि बगैर कुछ ओढ़े उन्हें नींद नहीं आती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बताती है कि मकतूल को हालत नींद में कत्ल किया गया है। आपने लोगों की जिस आदत का जिक्र किया इसके बारे में मैं भी जानता हूँ, मैंने कहा, लेकिन यह आदत उमूमन औरतों में पाई जाती है। पंखा या एसी फुल चाहिए और चादर या कंबल भी ओढ़ना है। वो अजीब से लहजे में बोला, औरतों की आदतों का आपको ज़्यादा पता होगा। बिलफर्ज मकतूल बकुआ की रात चादर ओढ़कर सोया हुआ था। मैंने इसकी फजूल गोई को नज़रअंदाज करते हुए अपने सवालात का सिलसिला जारी रखा। इसी चादर के ऊपर से कातिल ने नायलॉन की डोरी का फंदा लगाकर इसे मौत की नींद सुला दिया। लाश की तस्वीर में गर्दन कटने के निशानात इसीलिए दिखाई नहीं दिए, मगर मकतूल ने जो चादर ओढ़ रखी थी इस पर खून के धब्बे पाए गए हैं और नायलॉन की डोरी पर भी। आप इस मौजज़े के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? आपने मकतूल की लाश की तस्वीर देखी हैं और वो भी ब्लैक एंड वाइट। वो बड़े शातिराना अंदाज में बोला, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में किसी मामले की जुज़ियात वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती हैं। अगर आपने अपनी आंखों से मकतूल की लाश का मुशाहिदा किया होता तो आपको मकतूल की गर्दन पर डोरी के दबाव का गहरा निशान ज़रूर नज़र आ जाता। आप इसे खराश जैसा छिल जाने का निशान समझ सकते हैं और इसी मामूली से रगड़नुमा जख्म से रिसने वाले खून ने चादर पर चंद निशानात डाल दिए हैं। मज़कूरा चादर वाला सेलोफेन बैग आपके हाथ में है।
آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ چادر خون سے تربتر نہیں بلکہ اس کے ایک کونے پر اکا دکا خون کے نشانات نظر آ رہے ہیں، اور یہی معاملہ نائلون کی ڈوری کا بھی ہے۔ رانا صاحب، آپ ہمارا پیشہ کب اختیار کر رہے ہیں؟ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے اندر ایک کامیاب وکیل کے جراثیم موجود ہیں۔ آپ نے ابھی تک وکیل سرکار کو مداخلت کا موقع فراہم نہیں کیا۔ فی الحال تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اپنی جگہ پر پڑا ہوا پتھر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آئیو صاحب، کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بوقت موت مقتول کے معدے میں کسی خواب آور دوا کے آثار ملے ہیں۔ مقتول کے معدے میں کسی خواب آور دوا کی موجودگی کے بارے میں آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ اس سلسلے میں مقتول کی اہلیہ بلکہ بیوہ سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ روزینہ کا کہنا یہ ہے کہ مقتول نے بے خوابی کا شکار تھا اور نیند کے لیے اکثر سلیپنگ پلز لے لیا کرتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ وقوع کی رات اس نے اوور ڈوز لے لیا ہو اور اسی سبب وہ قاتل کے خلاف قابل ذکر مزاحمت بھی نہیں کر سکا اور حالت نیند ہی میں اس نے موت کو گلے لگا لیا ہو۔